नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको सबूत या साक्ष्य से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देने वाले हैं। कोर्ट में जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष अपनी दलीलों को बल देने के लिए सबूत पेश करते हैं। साक्ष्य या सबूत के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विस्तार से धाराओं का वर्णन किया गया है। दीवानी हो या फौजदारी, दोनों ही प्रकार के मामले में इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग होता है। सबूत शब्द में वो सभी दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है और मामले के तथ्यों के बारे में अदालत को आश्वस्त किया जा सकता है। जब वादी किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाता है या वाद दायर करता है, तब वाद दायर करने वाले व्यक्ति या आरोप लगने वाले व्यक्ति पर ही सबूत का भार होता है। ऐसे में सबूत की महत्ता काफी बढ़ जाती है। मौखिक साक्ष्य में मामलों के तथ्यों के मामले के संबंध में गवाह द्वारा प्रस्तुत सभी बयान शामिल हैं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य में सभी दस्तावेज शामिल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। सबूत से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता धनंजय मित्तल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, तो धनंजय जी, आपको सबूत से जुड़े तमाम नियम कानून की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका इस मसले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। सबूत से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप भी कॉल करें। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एविडेंस एक्ट में किस तरह के बदलाव किए गए हैं और इसके साथ ही ये भी कि एविडेंस या सबूत आखिरकार होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी। जी 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 एविडेंस नए भारतीय साक्ष्य विधायक में 167 धाराएं हैं। इनमें से साक्ष्य अधिनियम से प्राप्त 23 धाराओं में संशोधन किया गया है। एक धारा पूरी तरह से नई है और 5 धाराएं हटा दी गई हैं। इस बिल के द्वारा एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा। इस बिल के 3 मुख्य प्रावधान हैं। पहला कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एविडेंस में स्वीकार किए जाएंगे। दूसरा कि सेकेंडरी एविडेंस के स्कोप को बढ़ाया गया है जी। कॉपीज जो ओरिजिनल से ली गई हैं और किसी डॉक्यूमेंट के मौखिक हिस्से को भी सेकेंडरी एविडेंस में शामिल किया गया है। ये तो हो गई जी नए बिल की बात। एविडेंस एक्ट में भी कई बदलाव आते रहे हैं। किसी भी कानून को बेहतर करने के लिए उसमें कॉन्स्टेंटली बदलाव लाए जाते रहते हैं। लाइक द सेम चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये लॉ में भी लॉ और लाइफ दोनों में ही माना जाता है जी, क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ कानूनों में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। 1872 से लेकर आज तक कितने चेंजेस आए हैं वो तो बहुत ही एक लंबा विषय होगा, लेकिन उसमें से एक अमेंडमेंट ये थी कि सेक्शन 146 जो कि है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रोवाइजो में सेक्शन 376 के अपराध के लिए कई सवाल अलाउड नहीं है जो विक्टिम के कैरेक्टर पे सवाल उठाए। उसमें 2018 के 22 नंबर एक्ट के द्वारा सेक्शन 376 ए, बी, सी, डी और ई को भी शामिल कर लिया है जी। ये सारे बदलाव किसी भी कानून को बेहतर करने के लिए ही लाए जाते हैं। एविडेंस एक किसी भी लिखित दस्तावेज को, जो कि आपका दूसरा सवाल है कि एविडेंस क्या है। एविडेंस किसी भी लिखित दस्तावेज या मौखिक स्टेटमेंट या कोई रिकॉर्ड जो किसी भी फैक्ट जो डिस्प्यूट या इंक्वायरी में है उसे साबित करे, उसे एविडेंस कहा जाता है।
जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस जो है, दोनों में क्या कुछ फर्क, क्या कुछ अंतर होता है, और दस्तावेज सबूतों की वैधता कैसे साबित होती है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाएं। जी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वह एविडेंस है जो न्यायालय को एक लिखित दस्तावेज के फॉर्म में दिया जाता है, और ओरल एविडेंस फैक्ट एंड डिस्प्यूट पर किसी विटनेस की मौखिक गवाही को कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा प्रूव किया जाता है। प्राइमरी एविडेंस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने पेश करते हैं, और सेकेंडरी एविडेंस में ओरिजिनल की फोटोकॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज, ओरिजिनल की टाइप कॉपीज, या किसी व्यक्ति जिसने वह डॉक्यूमेंट देखा हो उसकी मौखिक गवाही से साबित किया जाता है। जी सर, ये भी बताएं कि किन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है। गवाही ज्यादातर डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट पर दी जाती है, या किसी स्टेटमेंट या फैक्ट जो वैसे साबित हो चुका हो उस पर सवाल उठाने के लिए दी जाती है। जी सर, आपसे विस्तार से थोड़ा समझना चाहेंगे, गवाही कौन दे सकता है, और क्या गवाहों की जो संख्या है वो भी निर्धारित होती है। कोई भी व्यक्ति जो केस से जुड़ा हो या जिसे उस केस की कोई भी जानकारी हो, वो व्यक्ति गवाही दे सकता है। किसी भी केस को आप लें तो उसमें 3 प्रकार के लोग हमेशा शामिल होते हैं। जी। एक जिसके साथ अपराध हुआ हो, दूसरा जिसने अपराध किया हो, और तीसरा जिसने अपराध देखा हो। ये सभी व्यक्ति किसी भी केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और गवाही दे सकते हैं। जी। गवाहों की संख्या अदरवाइज निर्धारित नहीं होती। जी, ये तो यहाँ पर सर गवाहों की संख्या को लेकर आपने बात की कि गवाहों की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं होती है। किन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है, इसको थोड़ा और विस्तार से अपने दर्शकों के लिए हम यहाँ समझना चाहेंगे आपसे। जी जी जी, सेक्शन 134 में इसके बारे में ज्यादा वर्णन किया गया है कि गवाहों की संख्या एक्चुअली निर्धारित नहीं होती, लेकिन आप अदरवाइज जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी हादसा होता है जी। तो एक तो उसमें विक्टिम होता है जिसके साथ वो हादसा हुआ होता है, एक होता है अक्यूज जो हादसा करता है, जिस पे इल्जाम लगा होता है जी। तीसरा आदमी कभी होता है कभी नहीं होता शामिल, जिसने देखा हो जी। तो जो भी अपराध हुआ हो उस चीज पे गवाही हमेशा दी जा सकती है, प्रोवाइडेड जो आदमी है, जो गवाह है, उसे उस केस की जानकारी। जी सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि गवाही किस क्रम में दी जाती है। जी, किसी भी केस में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की गवाही होती है और फिर डिफेंस विटनेसेस की। इनमें जिस व्यक्ति ने जिस गवाह को बुलाया होता है वह सबसे पहले उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करता है, यानी गवाही करता है। जी। बेसिकली एग्जामिनेशन इन चीफ एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जो गवाह अपनी तरफ से कोर्ट के सामने पेश करता है। फिर डिफेंस का वकील उस गवाह को क्रॉस एग्जामिन करता है जिससे वह उसकी स्टेटमेंट्स में लक्यूना पैदा कर सके, और फिर अंत में एक बार फिर से जिस व्यक्ति ने वो गवाह बुलाया होता है उसको री एग्जामिनेशन का मौका मिलता है। जी सर, कई और प्रश्न हैं जिनके जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। सर ये भी बताइए कि क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट के ऊपर भी गवाही दी जा सकती है? कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट के ऊपर पर से गवाही नहीं दी जा सकती। सेक्शन 92 एविडेंस एक्ट के अनुसार लिखित दस्तावेज जैसे कि टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गवाही नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो मांगे ही एक लिखित रूप में जाते हैं। सपोजिंग डिस्प्यूट है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, सबसे पहले आपको टर्म्स ऑफ वो कॉन्ट्रैक्ट ही आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अगर कोई फैक्ट है जिसके अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ही इनवैलिडेट किया जा सके
तो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए गवाही दी जा सकती है। जी सर, कई बार सेकेंडरी एविडेंस ये शब्द कोर्ट में कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन आम नागरिक इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, इसको भी समझाएं। सेकेंडरी एविडेंस किसी भी प्राइमरी एविडेंस के ना होने पर दिया जाता है मोस्टली। सर्टिफाइड कॉपीज, फोटो कॉपीज, ट्रांसक्राइब्ड कॉपीज या एक रेप्लिका जो किसी ने बनाया हो ओरिजिनल को देख के उसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। सर्टिफाइड कॉपीज के साथ यूजुअली एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच्ड होता है जब वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जी। लेकिन बाकी सब केसेस में सेकेंडरी एविडेंस को साबित करना। जी सर, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन बतौर सबूत कितना वैध होता है और कब इस पर सवाल खड़े होते हैं? जी, डाइंग डिक्लेरेशन की वैधता उसके सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करती है एक्चुअली। हर डाइंग डिक्लेरेशन एक केस टू केस बेसिस पर एग्जामिन किया जाता है। भारत में माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति मरने से पहले झूठ नहीं बोलकर जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू को थोड़ा हाई रखा जाता है, माना जाता है। लेकिन किसी भी डॉक्टर या मैजिस्ट्रेट को दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन को एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है जी। लेकिन वह स्टेटमेंट बाकी फैक्ट्स और सिचुएशन से कोरॉबरेट भी होना चाहिए। जहां तक कि उसकी बात है कि कब उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, तो अगर कोई जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा हो वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में ना हो या अनसाउंड माइंड का हो या उस डिक्लेरेशन से उसकी मौत का ही कोई संबंध ना हो, तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। सर, लगातार आप हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं, कई और सवाल हैं। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत कितनी प्रभावी या कानूनी तौर पर कितनी वैध रहती हैं? फुटेज काफी रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है और उसका एविडेंशियरी वैल्यू भी मजबूत रहता है, लेकिन उसकी जो एडमिसिबिलिटी है एक सर्टिफिकेट पर डिपेंड करती है, जिसके बारे में सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट में बताया गया है जी। उसके अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कि सीसीटीवी फुटेज को एविडेंस के तौर पर देने के लिए उसके साथ एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है जो रिकॉर्डिंग के औजार की डिटेल्स, उसके रिकॉर्ड के बारे में और कि उसमें कोई कटिंग या एडिशन तो नहीं हुई, उस चीज को सर्टिफाई करे, ये उसके साथ देना जरूरी है जी। सर, FSL रिपोर्ट, इसके बारे में भी हम समझना चाहेंगे। FSL रिपोर्ट क्या होती है और इसका महत्व क्या कुछ होता है? जी, FSL माने कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। किसी भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट को FSL रिपोर्ट कहा जाता है। ये सभी टाइप के क्रिमिनल केसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ड्रंक ड्राइविंग से लेकर NDPS के केसेस तक इसका काफी मूल्य रहता है। जैसे कि सपोज आपको पुलिस किसी ड्रग केस में गिरफ्तार करे जी, तो ये पुलिस पर अनिवार्य होता है कि जब्त किए गए नारकोटिक सब्सटेंसेस को वो टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी में भेजे, जिससे उस पदार्थ के डिटेल्स के बारे में पता चल सके कि वह एक्चुअली है क्या जी, कि वो नारकोटिक सब्सटेंस है भी या नहीं। वैसे ही किसी मर्डर केसेस में ब्लड को टेस्ट या मैच करने के लिए FSL में भेजा जाता है और ज्यादातर अगर ड्रग केसेस में FSL रिपोर्ट ना हो तो वो आरोपी को दोष मुक्त प्राप्त करने में बहुत सहायता प्रोवाइड करता है। अच्छा, अभी आपने पुलिस को लेकर यहाँ पर बात की, तो ये भी बताइए सर, क्या पुलिस द्वारा अवैध रूप से एकत्र किए गए साक्ष्य स्वीकार्य हैं? अवैध रूप से एकत्र किए गए साक्ष्य स्वीकारना या ना स्वीकारना एक जज की डिस्क्रिशन होती है। कोई भी न्यायाधीश ऐसे एविडेंस को स्वीकारने से पहले कई सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करते हैं जी। जैसे कि किस हद तक किसी की ह्यूमन डिग्निटी या सोशल वैल्यूज को वायलेट किया गया है,
उस केस या अपराध की सीरियसनेस कितनी है, किसी को चोट पहुंचाई गई हो ऐसे एविडेंस को इकट्ठा करने में, या कि वह एविडेंस अगर अवैध रूप से एकत्र ना किया गया होता तो उसके नष्ट होने की क्या संभावना थी। जी, कुछ और चीजें हैं जो हम आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर। सर, किन मामलों में अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य की अनुमति दी जाती है? वैसे तो अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य यानी कि हियरसे एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन कई सर्कमस्टांसेस में इसकी अनुमति दी जाती है। जैसे कि जब वह व्यक्ति की मौत हो चुकी हो, जब वह व्यक्ति कोशिश के बावजूद भी ना मिल रहा हो, या वह किसी रीजन की वजह से एविडेंस देने के काबिल ना बचा हो जी, या दूसरी पार्टी ने उसे जान के किसी दबाव से एविडेंस देने से मना किया, इन केसेस में हियरसे एविडेंस एडमिसिबल होता है। जी। सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।